द एग्जॉर्सिस्ट जो 1973 में आई थी वो एक रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है। हम लाए हैं उसी रियल इंसिडेंट की सच्ची कहानी। ये बात साल 1949 की है। मैरीलैंड यूएसए में रहने वाला 14 साल का रॉबी अपनी आंट हैरियट और उनकी फैमिली के साथ रहता था। उसकी आंट पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और डार्क स्टडीज की प्रोफेसर थीं और वो उन लोगों की मदद करती थीं जिनके चाहने वाले अब इस दुनिया में नहीं रहे। रॉबी के पेरेंट्स नहीं थे, इसलिए रॉबी हमेशा अपनी आंट हैरियट से जिद करता रहता था कि उसे अपने पेरेंट्स से एक बार बात करनी है। एक दिन रॉबी के बहुत रिक्वेस्ट करने पर हैरियट ने उसे एक उइजा बोर्ड गिफ्ट कर दिया। उइजा बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जिससे शायद आप दूसरी दुनिया से आत्माओं को अपने साथ बात करने के लिए बुला सकते हैं। रॉबी उस उइजा बोर्ड से रोज खेलता रहता था और अपने पेरेंट्स से बात करने की कोशिश करता रहता था। लेकिन इस बीच धीरे धीरे रॉबी का बर्ताव बहुत बदलने लगा था। वो चिड़चिड़ा सा हो गया था। फिर कुछ ही दिनों में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से रॉबी फिर से सहम सा गया था। उसकी आंट हैरियट की डेथ हो गई थी। हैरियट की डेथ के बाद रॉबी पूरे टाइम उस उइजा बोर्ड पर लगा रहता था। वो अपनी आंट से बहुत प्यार करता था और वो किसी भी कीमत पर उनको वापस बुलाना चाहता था। धीरे धीरे रॉबी पागल सा होने लगा था। उसे घर की दीवारों में से खड़खड़ाहट की आवाजें आती थी। कभी उसे ऐसा लगता था कि जैसे उसकी आंट उसे पुकार रही हैं, तो कभी उसे लगता था कि वो किसी से लड़ रही हैं। कभी उसे किसी औरत की रोने की आवाज आती थी, तो कभी उसी औरत के जोर जोर से हंसने की आवाजें। हैरियट के बाकी फैमिली मेंबर्स ये सब ऑब्जर्व कर रहे थे। उन्होंने देखा कि रॉबी बहुत गुस्सैल हो गया है। एक बार घर के बुजुर्ग मेंबर ने देखा कि रॉबी के पूरे शरीर पर खरोचों के निशान हैं। सब रॉबी की हालत देखकर घबराए हुए थे। लेकिन फिर एक शाम कुछ ऐसा हुआ जिसने इस घबराहट को रोंगटे खड़े कर देने वाले डर में बदल दिया। उस शाम घर पर रॉबी के अलावा और कोई नहीं था। रॉबी उस उइजा बोर्ड से अपनी आंट हैरियट को बुलाने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर तक तो कुछ भी नहीं हुआ, मगर फिर अचानक घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां बजने लगे। वो एक पैटर्न में 3 बार बज रहे थे और फिर रुक रहे थे। अचानक रॉबी का सर घूमने लगा और उसने देखा कि 2 काले साए उसके कमरे में चारों ओर तेजी से घूमने लगे हैं। साथ ही साथ उसके कमरे की सारी लाइट्स तेजी से जलने बुझने लगी थीं। रॉबी बहुत ज्यादा डर गया और वो भागकर अपनी आंट के बेडरूम में चला गया। उसने वहां देखा कि उसकी आंट बिस्तर पर बैठी हैं और उनके सारे बाल बिखरे हुए हैं और वो अपने बालों में कंघी कर रही हैं। घबराए हुए रॉबी ने अपनी आंट को आवाज लगाई, मगर वो कुछ बोली ही नहीं। तभी उस बिस्तर पर बैठी औरत ने अपने बाल अपने चेहरे के सामने से हटाए और वो रॉबी की तरफ देखने लगी। उसका चेहरा देखते ही रॉबी की रूह कांप गई। वो औरत उसकी आंट नहीं थी, बल्कि कोई और थी जिसका चेहरा बेहद भयानक था। उस औरत की आंखें सफेद थीं और उसके गले हुए चेहरे पर कीड़े चल रहे थे। वो बहुत ही डरावने ढंग से रॉबी की तरफ देखकर हंस रही थीं और अपनी जीभ निकाल रही थीं। सहमा हुआ रॉबी जैसे ही रूम से बाहर भागने के लिए मुड़ा, उसके सामने एक डीमन खड़ा था जिसके लंबे लंबे दांत थे और लाल आंखें थीं। रॉबी उसे देखकर वहीं जम सा गया, जैसे वो किसी के वश में आ गया हो। वो वहीं खड़ा रहा और उस रूम का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। देर रात को जब हैरियट के फैमिली मेंबर्स वापस आए तो उन्होंने देखा कि रॉबी खून से लथपथ खड़ा है और उसके हाथ में एक चाकू है और दूसरे हाथ में पड़ोसियों की मरी हुई बिल्ली, और वो उस बिल्ली से उसका मांस निकाल निकाल कर खा रहा था। लेकिन जैसे ही उसने बाकी फैमिली मेंबर्स को देखा, वो गुस्से से पागल हो गया और सब पर एक बहुत ही भारी आवाज में चीखने लगा और फिर कुछ ही पलों में बेहोश हो गया। इस इंसिडेंट के बाद से रॉबी की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। जब किसी साइकियाट्रिस्ट को कुछ समझ नहीं आया तो हैरियट की फैमिली ने 2 प्रीस्ट्स को अप्रोच किया
पर उन प्रीस्ट के घर पर पैर रखते ही रॉबी पागलों की तरह चिल्लाने लगा। घर वालों ने रॉबी को बेड से बांध दिया। जब उन प्रीस्ट ने रॉबी की हालत देखी तो वो शॉक थे। रॉबी उन पर जोर जोर से हंसने लगा और गॉड की बेइज्जती करने लगा। उन दोनों को भी गाली देने लगा। तभी उनमें से एक प्रीस्ट ने रॉबी पर होली वाटर डाला। रॉबी की आंखें उसी सेकंड पूरी सफेद हो गईं और उसका चेहरा एक शैतान जैसा हो गया। उसके कमरे का फर्नीचर खुद ब खुद हिलने लगा। प्रीस्ट अपने चांट पढ़ने लगे और रॉबी अचानक दर्द से चिल्लाने लगा और एक जोर की दर्दनाक चीख के बाद वो बेहोश पड़ गया। उस दिन के बाद रॉबी पर कई एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म किए गए, जिसके बावजूद रॉबी की हालत नहीं सुधरी। तभी अचानक रॉबी के कपड़े फटने लगे और उसके शरीर पर खून से अजीब अजीब से मार्क्स बनने लगे। उसकी चेस्ट पर एक बहुत बड़ा एक्स का साइन बन गया था और ये होते ही रॉबी का बेड हवा में उड़ने लगा। प्रीस्ट ने एग्जॉर्सिज्म उसी वक्त रोक दिया। सब फैमिली मेंबर्स ये देखकर बहुत डर गए थे। उन प्रीस्ट ने उन्हें बताया कि एक्स मार्क का मतलब लैटिन में 10 होता है, जिसका मतलब ये था कि उसके शरीर को किसी एक ने नहीं बल्कि 10 डिमोनिक आत्माओं ने उसके शरीर पर कब्जा किया हुआ था। अगले दिन जब प्रीस्ट रॉबी पर आखिरी एग्जॉर्सिज्म करने उसके कमरे में गए तो उन्होंने देखा कि रॉबी अपने बेड पर नहीं। जब वो पीछे मुड़े तो रॉबी सीलिंग पर चढ़ा हुआ था और उन पर हंसते हुए एक बहुत ही भारी आवाज में कुछ बड़बड़ा रहा था। वो लैटिन भाषा में जोरों से कुछ बोल रहा था। ये देखकर उन प्रीस्ट ने फौरन एग्जॉर्सिज्म शुरू कर दिया। रॉबी बेहोश होकर नीचे गिर गया। उसे बेड से बांधा गया। उस एग्जॉर्सिज्म के दौरान उसकी बॉडी अकड़ने लगी थी और वो दर्द के मारे चीखे जा रहा था। और फिर अचानक रॉबी को काले रंग की उल्टी होने लगी। उसकी बॉडी से अजीब सा चिपचिपा लिक्विड निकला, जिसके बाद रॉबी को नींद आ गई और वो सो गया। अगले दिन जब वो उठा तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। वो बहुत कमजोर महसूस कर रहा था, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ है। थोड़े दिन बाद वो पूरी तरह से ठीक हो गया और उसके बाद उसके साथ फिर कभी ऐसा किस्सा नहीं घटा। रॉबी को तो उसके साथ हुई घटनाएं याद नहीं थीं, लेकिन उसके फैमिली मेंबर्स और उन प्रीस्ट ने जो भयानक चीजें देखी, शायद ही वो लोग कभी उसे भूल पाएंगे। वेरोनिका, द ट्रू स्टोरी। इस दुनिया में बहुत सी मिस्ट्रीज हैं और इंसान ज्यादातर जिंदगी उन मिस्ट्रीज को समझने में बिता देते हैं। ऐसी ही एक मिस्ट्री है कि आखिर मरने के बाद हमारे अपने जाते कहां हैं? क्या किसी और दुनिया में? कहते हैं कि इंसान चाहे तो मरे हुए लोगों से भी बात कर सकता है, उन्हें उनकी दुनिया से इस दुनिया में भी बुला सकता है। पर क्या हो अगर किसी अपने की जगह कोई शैतानी शक्ति, कोई ईविल हमारे साथ जुड़ जाए? कुछ ऐसी ही कहानी है स्टेफनी की, जिसकी सच्ची कहानी के ऊपर वेरोनिका नाम की एक हॉरर फिल्म भी बनी है। आइए सुनते हैं वो कहानी आखिरकार क्या है। स्टेफनी अपने पेरेंट्स के साथ स्पेन की कैपिटल मैड्रिड में रहती थी। वो अपने पेरेंट्स की इकलौती बेटी थी, इसलिए वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। पर स्टेफनी के दोनों ही पेरेंट्स वर्किंग थे। कभी कभी उन्हें रात को आने में बहुत देर हो जाती थी। इसके चलते वो स्टेफनी की देखभाल के लिए सिस्टर पैमेला की मदद लेते थे। सिस्टर पैमेला बचपन से ही स्टेफनी को जानती थी और स्टेफनी का मन भी सिस्टर पैमेला के साथ लग जाता था। इसलिए स्टेफनी के पेरेंट्स उसे बिना किसी टेंशन के सिस्टर पैमेला के साथ छोड़ देते थे। स्टेफनी की बेस्ट फ्रेंड का नाम एंजेला था। कुछ ही समय पहले एंजेला के बहुत अच्छे दोस्त माइकल की एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। उसकी मौत के बाद एंजेला चुपचाप ही रहा करती थी। स्टेफनी ने एंजेला का मन बहलाने के लिए एक बार उसे अपने घर नाइट स्टे के लिए इनवाइट किया। उस दिन स्टेफनी के पेरेंट्स को ऑफिस में देर तक रुकना पड़ा था, इसलिए उन्होंने सिस्टर पैमेला को रात में बच्चों के पास भेज दिया था। अब घर में स्टेफनी और एंजेला बातें कर रहे थे
और सिस्टर पैमला घर के गार्डन में ईयरफोन्स लगाकर वॉक कर रही थीं। स्टेफनी एंजेला से बात करने की कोशिश कर रही थी, पर एंजेला ज्यादा कुछ बोल नहीं रही थी। फिर जैसे ही सिस्टर पैमला घर से बाहर की तरफ गईं, एंजेला की आंखें एकदम से चमक उठीं। उसने स्टेफनी से कहा कि ये रात उसके लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि उस रात वो उससे बात करने वाले थे। स्टेफनी थोड़ी कंफ्यूज्ड हो गई और इस कंफ्यूजन में स्टेफनी ने एंजेला से पूछा कि वो किससे बात करने के लिए कह रही है। तभी एंजेला ने अपने बैग से एक लकड़ी का बोर्ड निकाला और उसे टेबल पर रखा और स्टेफनी से कहा, माइकल से। स्टेफनी को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि माइकल कुछ ही समय पहले गुजर चुका था। आखिर उससे बात कैसे हो सकती थी? तभी एंजेला ने उस लकड़ी के बोर्ड पर एक कपड़ा मारा और उस जमी धूल के नीचे से एक उइजा बोर्ड बाहर निकाला। एंजेला ने स्टेफनी को समझाया कि वो लोग एक उइजा बोर्ड की मदद से स्पिरिट वर्ल्ड से एक कनेक्शन बना सकते हैं और मरे हुए लोगों से बात भी कर सकते हैं। स्टेफनी को यह सब थोड़ा अजीब लग रहा था, पर उसने कई महीनों से एंजेला को इतना एक्साइटेड नहीं देखा था और इसी के चलते उसने एंजेला का साथ देने का सोच लिया। और शायद यही स्टेफनी की सबसे बड़ी गलती थी। कमरे की लाइट्स डिम करके वो दोनों उस उइजा बोर्ड पर अपने हाथ रखकर बैठ गए। एंजेला कुछ धीमी आवाज में बोलने लगी और फिर एकदम से एक अजीब सा सन्नाटा हो गया। एक ऐसी शांति जो शोर से भी ज्यादा तंग कर दे। तभी एंजेला छत की तरफ देखकर बोली, माइकल, माइकल, क्या तुम यहीं हो? मुझसे बात करो माइकल। एंजेला के बार बार बोलने पर भी कोई जवाब नहीं आया। स्टेफनी को अब लगने लगा था कि ये सब करने से कुछ नहीं होगा और उसने अपना हाथ उइजा बोर्ड से हटा लिया। लेकिन जैसे ही स्टेफनी ने अपना हाथ उस उइजा बोर्ड से हटाया, उसी वक्त पूरे कमरे की खिड़की दरवाजे बजने लगे। तेज हवाएं चलने लगी और एक भयानक आवाज पूरे कमरे में गूंजने लगी। अंदर ऐसी हलचल देखकर सिस्टर पैमला दौड़कर अंदर आई और जब उन्होंने वो उइजा बोर्ड वहां पड़ा हुआ देखा तो उनकी हालत ही खराब हो गई। उन्होंने तुरंत ही उस बोर्ड को उठाया और घर से बाहर ले जाकर कुल्हाड़ी से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। पर सिस्टर पैमला जैसे ही वापस अंदर आईं, उन्होंने जो देखा उससे वो समझ गई कि शायद उन्होंने स्टेफनी और एंजेला को बचाने में देरी कर दी है। अंदर उस कमरे में एंजेला जमीन पर बेहोश पड़ी थी और स्टेफनी एक कोने में बैठी हुई थी। एक काली परछाई स्टेफनी के सर के पास खड़ी उसके सर को सहला रही थी। उस काली परछाई को देखकर सिस्टर पैमला बहुत ज्यादा घबरा गई। वो जैसे ही स्टेफनी के पास जाने लगी, सिस्टर पैमला की आंखों के सामने वो काली परछाई स्टेफनी के अंदर समा गई और स्टेफनी को फिट्स यानी मिर्गी के दौरे पड़ने लगे। सिस्टर पैमला जैसे ही उसके पास गई, स्टेफनी के दौरे रुक गए और स्टेफनी ने एक भयानक नजर से सिस्टर पैमला को देखा। स्टेफनी की आंखें गुस्से से लाल थीं और उसका चेहरा नीला पड़ चुका था। उसने सिस्टर पैमला को एक जोर का धक्का मारा और वो हवा में उड़ती हुई कमरे से बाहर गिर पड़ी। सिस्टर पैमला इतना डर गईं कि उस घर को छोड़कर ही भाग गईं। देर रात को जब स्टेफनी के पेरेंट्स घर आए तो उन्होंने देखा कि किचन की जमीन पर दोनों स्टेफनी और एंजेला बेहोश पड़े थे। करीबन 2 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद दोनों लड़कियां ठीक हो गईं, पर स्टेफनी अब पहले जैसी नहीं रही थी। मानो उसके अंदर की मासूमियत, उसके अंदर का बच्चा अब मर गया था। सिस्टर पैमला को ढूंढने की बहुत कोशिश की गई, पर वो कहीं नहीं मिली। जिस दिन स्टेफनी के पेरेंट्स उसको घर वापस लेकर आए, उसी दिन से स्टेफनी के साथ अजीब से हादसे होने लगे। पूरे घर में उसे एक काली परछाई भागती हुई दिखाई देती थी। पूरी रात उसके दरवाजे को कोई खटखटाता रहता था। स्टेफनी की हालत दिन ब दिन खराब होती गई। स्टेफनी अपने भाई बहनों पर किसी कुत्ते की तरह भौंकती थी और उसे रोजाना 5-6 फिट्स आया करते थे। स्टेफनी के पेरेंट्स ने उसे अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स को दिखाया,
पर फिर भी उसकी हालत सुधर नहीं रही थी। एक दिन स्टेफनी की मॉम उसके पास बैठकर उसे अपने हाथ से खाना खिला रही थी कि तभी बिस्तर पर बैठे बैठे ही स्टेफनी के शरीर पर घाव जैसे निशान आने लगे। वो गहरे घाव उसके पूरे शरीर को ढकने लगे। जैसे ही स्टेफनी की मॉम ने स्टेफनी को हाथ लगाया, उन्हें बेड के साइड में एक बड़ी सी काली परछाई दिखी और वो अपने बड़े बड़े नाखूनों से स्टेफनी के गले को खुरच रही थी। स्टेफनी की मॉम ने जो देखा, उसे देखकर उनकी चीख निकल गई और वो वहीं बेहोश होकर नीचे गिर गईं। करीबन 6 महीनों तक यही सिलसिला चलता रहा और आखिर में कभी ना खत्म होने वाले एक फिट्स के दौरान स्टेफनी की मौत हो गई। पर स्टेफनी की मौत के बाद भी वो काली परछाई स्टेफनी के पेरेंट्स को तंग करती थी। बेटी की मौत के थोड़े समय बाद ही उसके पेरेंट्स भी चल बसे और आज तक कोई उनकी मौत की ठोस वजह नहीं जान पाया है। आपको क्या लगता है, क्या जो कुछ भी स्टेफनी को दिखता था वो सच था या ये सब उसके दिमाग की उपज थी? अगर नहीं तो उस दिन माइकल को बुलाते हुए आखिर कौन आ गया था? 1920 फिल्म शूटिंग लोकेशन एलर्टन कासल। कैसल दुनिया की सबसे हॉन्टेड जगहों में से एक है। ये सिर्फ अपनी ब्यूटी के लिए ही नहीं बल्कि अपने हॉरर लेजेंड्स के लिए भी फेमस है। लेकिन इसके बावजूद इस कासल में आज भी कई वीआईपी पार्टीज और गेट टुगेदर्स होते हैं। इसी के चलते विलियम्स फैमिली ने भी डिसाइड किया था कि वो अपनी छोटी बेटी कैरन की बर्थडे पार्टी एलर्टन कासल में ही थ्रो करेंगे। विलियम्स फैमिली कई सालों से लंदन में रह रही थी और उनकी छोटी बेटी कैरन 10 साल की होने वाली थी। कैरन का एक बड़ा भाई भी था जिसका नाम हैरी था। हैरी अपने घर में किसी से भी ज्यादा बात नहीं करता था। सबको लगता था कि शायद टीनेजर होने की वजह से वो शांत रहता है, मगर कैरन को हमेशा ही लगता था कि हैरी बहुत परेशान रहता है। हैरी ने अपने पेरेंट्स को एलर्टन कासल आने से कई बार मना किया था, मगर उन्होंने उसकी बात नहीं सुनी और कासल को 5 दिन के लिए बुक कर लिया। 5वें दिन कैरन की बर्थडे पार्टी थी। विलियम्स फैमिली जैसे ही एलर्टन कासल पहुंचे, हैरी के हाव भाव और ज्यादा बदल गए। ये बात कैरन ने नोटिस कर ली और उसने अपने भाई से पूछने की कोशिश की कि आखिर बात क्या थी, मगर वो कुछ नहीं बोला। उन्हें वहां पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी और इसी वजह से विलियम्स फैमिली खाना खा के सोने चली गई। अपने रूम तक जाते हुए कैरन को स्टेयरकेस पर एक बच्चा दिखा जिसकी उम्र लगभग उसके जितनी ही थी। कैरन ने हाथ हिलाकर उस बच्चे को वेव किया, मगर वो बच्चा सीढ़ियों से ऊपर भाग गया। कैरन भी उसके पीछे पीछे जाने लगी और उसने देखा कि वो बच्चा उसके भाई हैरी के रूम में घुस रहा था। कैरन रूम के अंदर जा पाती उससे पहले ही उसने देखा कि हैरी दौड़ता हुआ अपने रूम से बाहर आया। उसके चेहरे पर एक अजीब सा खौफ था और उसका डर के मारे पसीना बह रहा था। हैरी ने कैरन का हाथ पकड़ा और उसे उसके रूम में ले गया। कैरन को अपने भाई के हाव भाव बिल्कुल समझ नहीं आ रहे थे, तो उसने हैरी से उस बच्चे के बारे में पूछा। हैरी ये सुनकर चौंक गया और उसने कैरन को उस बच्चे से दूर रहने को कहा। इसके बाद वो दोनों अपने अपने रूम में सो गए। सोते हुए कैरन को ऐसा लगा कि जैसे उसके सर पर किसी ने हाथ रखा था और धीरे धीरे वो हाथ उसके गले तक जा रहा था और अचानक ही उसे चोक करने लगा था। कैरन ने जैसे ही आंख खोली, उसके होश उड़ गए। हैरी उसके ऊपर बैठा उसका गला दबा रहा था। कैरन डर के मारे चिल्लाने लगी और तभी उसके पेरेंट्स भागते हुए रूम में आ गए। कैरन ने अपने पेरेंट्स को बताया कि कैसे हैरी उसे मारने की कोशिश कर रहा था। उसके पेरेंट्स ये सुनकर घबरा उठे। हैरी ने कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया था। हैरी अचानक ही रोने लगा और कहने लगा कि जब उसने देखा तो कैरन की जगह कोई डरावना सा इंसान बेड पर सोया हुआ था और इसलिए हैरी ने उस पर हमला किया था। उसके पेरेंट्स को लगा कि शायद हैरी को किसी तरीके का भ्रम हुआ होगा, इसलिए उस रात उन्होंने हैरी को अपने रूम में ही सुला लिया। उस रात के बाद ज्यादातर हैरी अपने रूम में ही रहता था।
और वो अपने रूम की खिड़की से गार्डन में खेल रही कैरन को देखता रहता था। कैरन की बर्थडे पार्टी से 2 दिन पहले उसके मॉम डैड एलर्टन कासल से दूर किसी काम से गए थे। कैरन को कासल में अक्सर वो बच्चा नजर आया करता था जिसे उसने पहले दिन देखा था। उसी रात कैरन अपने रूम में बैठी अपनी बर्थडे ड्रेस को पहनकर देख रही थी कि तभी उसने शीशे में देखा कि वही बच्चा उसके रूम में झांक रहा है। कैरन जैसे ही मुड़ी तो वो बच्चा अब वहां नहीं था। कैरन दरवाजे से निकलकर कॉरिडोर में गई और उसने देखा कि वो बच्चा स्टेयरकेस के पास खड़ा स्माइल कर रहा था, मानो कैरन को अपने साथ खेलने के लिए बुला रहा हो। कैरन भी उसकी तरफ बढ़ने लगी, मगर तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ कि कैरन के पैरों तले जमीन खिसक गई। कॉरिडोर के अंधेरे से एक बहुत ही डरावना आदमी हाथ में हथौड़ा लिया आया और उसने वो हथौड़ा सीधा उस बच्चे के सर पर मार दिया। वो बच्चा उस वार की वजह से सीढ़ियों से नीचे गिर गया और नीचे गिरते ही गायब हो गया। कैरन ये देखकर बहुत जोर से चिल्ला पड़ी। उस आदमी की नजर कैरन की ओर गई और वो उसकी तरफ आने लगा। तभी हैरी वहां आ गया और उसने अपनी बहन कैरन को धक्का दिया और खुद उस आदमी के सामने आ गया। वो आदमी हैरी के आर पार हो गया और ऐसा होते ही वो आदमी भी वहां से गायब हो गया। मगर हैरी बुरी तरह कांपने लगा। उसकी आंखें सफेद हो गईं और उसके मुंह से झाग निकलने लगे। हैरी वहीं नीचे गिर गया और उसकी बॉडी अकड़ने लगी। वो बहुत ही ज्यादा भयानक लग रहा था। देखते ही देखते हैरी बिल्कुल शांत हो गया। उसकी मौत हो चुकी थी। ये देखकर कैरन सर से लेकर पांव तक खौफ में थी। कुछ देर तो वो वहीं जमी खड़ी रही, मगर फिर हिम्मत करके वो हैरी के रूम में गई और हैरी के फोन से उसने अपने पेरेंट्स को कॉल किया। जब मिस्टर और मिसेस विलियम्स घर पहुंचे तो कैरन हैरी के रूम में बेहोश पड़ी थी। जब वो होश में आई तब उसे कुछ भी याद नहीं था। पूरी विलियम्स फैमिली इस इंसिडेंट से हिल चुकी थी। उन्होंने जब हैरी का सामान छाना तो उन्हें उसकी एक डायरी मिली जिसमें उसने लिखा था कि उसे मरे हुए लोग नजर आते थे। हैरी ने बचपन में भी ये सब अपनी मॉम को बताने की कोशिश की थी, पर उन्होंने कभी उसका विश्वास नहीं किया और हैरी का मजाक समझकर उसे इग्नोर कर दिया। हैरी को अपना एक गिफ्ट एक कर्ज की तरह लगने लगा था और वो कैरन की सेफ्टी के लिए बहुत परेशान रहता था। एलर्टन कासिल में आते ही हैरी को वहां रह रही आत्माएं दिखने लगी थीं और वो ये जानकर और परेशान हो गया था कि कैरन को भी उस बच्चे की आत्मा नजर आने लगी थी। उस बच्चे के अलावा वहां एक और इविल आत्मा भी थी जो कैरन को हार्म करना चाहती थी और उसी आत्मा से कैरन को बचाते बचाते हैरी ने अपनी जान दे दी। आसपास पूछने पर पता चला कि हैरी सच कह रहा था। इस कैसल की कहानियों पर माने तो वहां 3 आत्माएं रहती थीं। कभी किसी को एक औरत का भूत दिखता था जिससे लोग कैसल की मालकिन कहते थे, तो कभी एक छोटे बच्चे का, और साथ ही वहां एक बहुत ही इविल स्पिरिट का भूत भी था। वो लोग कहते हैं कि वो इविल स्पिरिट एक कारपेंटर की है जो उस कैसल में काम करता था। उस कारपेंटर की कैसल के मालिक से लड़ाई हो गई थी और इसलिए उस कैसल के मालिक ने बड़ी बेरहमी से उसे मार डाला था। उस दिन के बाद से पूरी विलियम्स फैमिली कभी कैरन का बर्थडे दोबारा नहीं मना पाई, क्योंकि उसका जन्मदिन अब उन्हें एक बेहद खौफनाक हादसे की याद दिलाता था।